बहुत समय पहले एक आदमी माउंटेन्स पार कर जंगल में बैम्बू काटने आया करता, जिनसे वो कई चीजें बनाया करता था। एक दिन जब वो बैम्बू कट करके अपने घर लौट रहा था, अचानक उसे एक बैम्बू के अंदर से चमकदार लाइट आती हुई दिखी और वो चमकदार बैम्बू के पास जाने लगा और धीरे धीरे वो लाइट जमीन में समा गई, जिससे जमीन चमक उठी। जमीन के उस हिस्से में एक बैम्बू ग्रो हुआ और धीरे धीरे वो बड़ा हो गया और एक गुलाब के फूल की तरह खिल उठा। उसके अंदर थी एक छोटी सी बच्ची, जिसके आसपास से बेहद चमकदार रोशनी निकल रही थी। बैम्बू कटर को अपने सामने देख वो स्माइल करती है और फिर गहरी नींद में सो जाती है। बैम्बू कटर उस लिटिल प्रिंसेस को गॉड की ब्लेसिंग मानता है और जेंटली अपने हाथों में उठाकर अपने घर ले आता है। बैम्बू कटर की वाइफ उसे देखती है, छोटी सी क्यूट सी प्रिंसेस को, जो अब अपनी नींद पूरी करके जाग ही रही थी। अब जैसे ही बैम्बू कटर की वाइफ उसे अपने हाथ में पकड़ती है, वो प्रिंसेस एक बेबी में बदल जाती है और बैम्बू कटर की वाइफ उसे पालने की जिम्मेदारी ले लेती है, क्योंकि वो उस बच्ची को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करना चाहती थी। तो वो उस बच्ची को गांव में किसी वेट नर्स के पास ले जा रहे थे। वेट नर्स मीन्स जो बच्चों को दूध पिला सके। लेकिन इससे पहले वो कहीं पहुंचती, बैम्बू कटर की वाइफ के ब्रेस्ट अचानक बड़े हो जाते हैं और उनमें मिल्क फ्लो होने लगता है, जिससे वो उस बच्ची को अपना खुद का दूध पिला पाती है। उस दिन के बाद से बैम्बू कटर और उसकी वाइफ उस जादुई बच्ची को अपने बच्चे की तरह पालते हैं और वो बच्ची काफी जल्दी जल्दी ग्रो हो रही थी। एक पल वो क्रॉल करते करते मेंढकों का पीछा करती और अगले ही पल वो अपने दोनों पैरों पर खड़ी होकर अपने नन्हे कदमों से चलने लगी। उसकी इतनी फास्ट ग्रोथ को देखकर पास ही खेलते बच्चे उसका नाम लिटिल बैम्बू रख देते हैं, क्योंकि वो बैम्बू की तरह बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो रही थी। एक दिन लिटिल बैम्बू अपने पिता के साथ जंगल में जाती है और बैम्बू कट करने में अपने पिता का हाथ बटाती है। तभी उसे कुछ बच्चों के खेलने की और भागने की आवाज आती है और सीधा उस आवाज का पीछा करते करते लिटिल बैम्बू जंगल से बाहर निकल आती है, जहाँ उसे पिगलेट्स मिलते हैं और वो उनके साथ खेलने लगती है। लिटिल बैम्बू की हंसने की आवाज पिगलेट्स की मदर सुन लेती है और अपने बच्चों की तरह दौड़ पड़ती है और सीधा लिटिल बैम्बू की ओर आती है। लेकिन इससे पहले वो उस पर अटैक करती, वहां से गुजर रहा एक नौजवान स्तेमारू उसकी जान बचा लेता है और वो देखता है सडनली लिटिल बैम्बू वापस से बड़ी हो गई। वो सब बच्चे उसे चिढ़ाते हैं और साथ में गाना गाते गाते आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ लिटिल बैम्बू के पिता रोते बिलखते अपनी प्रिंसेस को बैम्बू जंगल में ढूंढ रहे थे और अचानक उनकी नजर एक चमकते बैम्बू पर पड़ती है। जैसे ही वो उसके पास गए, उस बैम्बू की चमकती रोशनी जमीन में समा गई। अब जैसे ही बैम्बू कटर ने उस बैम्बू को कट किया, उसके अंदर से ढेर सारा सोना निकल आया। अब सीन चेंज होता है। यहाँ लिटिल बैम्बू गांव में घूमती है, देखती है ट्रीज से बाउल बनते हुए। वो झरने में नहाती है और काफी मौज मस्ती करती है और वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। दूसरी तरफ बैम्बू कटर को बैम्बू जंगल में चमकते हुए बैम्बूज मिलते हैं, जिसमें से कभी सोना तो कभी बहुत सुंदर कपड़े निकलते। जंगल से मिले सोने और कपड़े को देखकर बैम्बू कटर को लगता है कि ये सारी चीजें सीधा हेवन से आई हैं, वो भी प्रिंसेस के लिए, ताकि वो एक दिन नोबल प्रिंसेस बने। और वो डिसाइड करता है कि उसे जितना भी सोना मिला है वो उससे शहर में एक मैंसन बनवाएगा। इधर गांव में हमारी प्रिंसेस बस एक मामूली लड़की बनकर रह जाएगी, लेकिन शहर में वो एक ट्रू नोबल प्रिंसेस बनेगी। उस दिन के बाद से बैम्बू कटर अपने किमोनो में गोल्ड रखकर अक्सर शहर जाया करता। पूरी गर्मी बीत गई और ऑटोमन को कट करने का टाइम आ चुका था। दूसरी तरफ लिटिल बैम्बू काफी बड़ी हो चुकी थी, अपने सारे दोस्तों से बड़ी और लंबी, और वो गांव में अपने दोस्तों के साथ फ्रूट हार्वेस्टिंग करती और जंगल में शिकार करती। स्तेमारू और लिटिल बैम्बू के बीच में काफी अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। लिटिल बैम्बू अपने साथ मशरूम और काफी सारे ग्रेप्स लेकर घर लौटती है और यहाँ उसके मॉम और डैड तैयार बैठे थे शहर जाने को। उसी दिन के बाद से लिटिल बैम्बू और उसकी फैमिली गांव को हमेशा के लिए छोड़कर शहर की ओर निकल गए। अगली सुबह लिटिल बैम्बू एक बड़े से मैंसन में पहुंची। प्रिंसेस के सेवकों ने उसका स्वागत किया। बड़े से मैंसन और नए खुशबूदार कपड़े, जिन्हें देखकर प्रिंसेस काफी खुश थी। तभी एंट्री होती है लेडी सगामी की, जिनका काम था लिटिल बैम्बू को सिखाना कि एक नोबल प्रिंसेस कैसे बिहेव करती है। लेडी सगामी प्रिंसेस को सिखाती है कि कैसे प्रिंसेस को बैठना होता है, कैसे खड़ा होना होता है, कैसे इधर उधर मूव करना होता है। लेकिन लिटिल बैम्बू उसे पागल बनाकर वहां से भाग जाती है। स्मार्ट गर्ल। लेडी सगामी उसे लिखना सिखाती है, लेकिन यहाँ कुछ ठीक नहीं जाता। म्यूजिक लेसन भी कुछ खास अच्छे नहीं जा रहे थे और एक दिन प्रिंसेस के डैड वहाँ आते हैं, जिनके आगे प्रिंसेस का बिहेव काफी अच्छा हो जाता है
और वो सितार भी एकदम परफेक्ट बजा रही थी। यानी लेडी सगामी के आगे वो बस मजे ही करती थी और प्रिंसेस अपने डैड को पूरी तरह इम्प्रेस कर देती है। अब वो दिन आता है जब प्रिंसेस बड़ी हो चुकी थी। बड़ी हो जाती हैं जैसे लड़कियां, लाइक पीरियड्स एंड ऑल। अब प्रिंसेस के डैड उस ओकेजन के लिए एक पार्टी रखने का सोचते हैं। लिटिल बैम्बू चाहती थी कि उसके विलेज के सारे दोस्त पार्टी में आएं क्योंकि वो उन्हें मिस करती थी। लेकिन उसके डैड ये बात सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये गवार गांव के लोग अब प्रिंसेस के टच में भी रहें। लिटिल बैम्बू अब इन सब चीज़ों से परेशान हो चुकी थी। लेडी सागामी के नए नए नोबल प्रिंसेस रूल, जिनसे प्रिंसेस काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। अब इस खुशी के अवसर पर प्रिंसेस के डैड लॉर्ड आकीता को अपने मैंशन में बुलाते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट मेंबर थे रॉयल कोर्ट के, जो कि सेरेमनीज को ऑर्गेनाइज करते हैं और नोबल नाम दिया करते थे। वो प्रिंसेस से मिले और उनकी खूबसूरती और टैलेंट को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हुए। वो प्रिंसेस की तुलना सफल बैम्बू से करते हैं और प्रिंसेस का नाम शाइनिंग लाइट के ऊपर रखते हैं, द प्रिंसेस कागुया। हाँ दोस्तों, फाइनली हमारी लिटिल बैम्बू को एक नोबल नाम मिला, काफ़ी क्यूट, प्रिंसेस कागुया। प्रिंसेस के नाम को सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी सारे गेस्ट को इनवाइट किया गया, लेकिन प्रिंसेस कागुया अपनी ही पार्टी में शामिल नहीं हो सकती थी, जबकि सब लोग उसकी पार्टी इंजॉय कर रहे थे, जिससे वो काफ़ी सैड फील करती है। और ये नेमिंग सेरेमनी 3 days and 3 nights तक चलती है। सेलिब्रेशन में आए कुछ गेस्ट प्रिंसेस के बारे में बातें करते हैं कि क्या कोई प्रिंसेस है भी या नहीं, जो अब तक हमें उसे देखने का मौका तक नहीं मिला। प्रिंसेस कागुया या जो भी नाम है उसका, क्या वो इतनी खूबसूरत भी है? हमें तो लगता है कि वो बहुत बदसूरत है। ये सब बातें सुनकर प्रिंसेस कागुया को काफ़ी गुस्सा आता है और वो किसी की परवाह किए बिना मैंसन से भाग जाती है और वो भागते भागते अपने गाँव लौट आती है। लेकिन उसके गाँव के घर में कोई और फैमिली रहने लगी थी। ना आसपास के माउंटेन्स और जंगल बचे थे और ना वहाँ रहने वाले लोग। प्रिंसेस कागुया एक बूढ़े आदमी से यहाँ के लोगों के बारे में पूछती है कि जो यहाँ रहते थे वो कहाँ चले गए। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि जंगल में अब लकड़ियाँ नहीं बची, इसलिए वो वहाँ से किसी बेहतर जगह की ओर जा चुके हैं और 10 साल से पहले कोई नहीं लौटेगा, क्योंकि इस जंगल को रिवाइव होने में 10 साल तक का समय लगेगा। ये सब सुन प्रिंसेस वहाँ से निकलकर बर्फ से ढकी जमीन पर चलते चलते गिर जाती है और वहीं सो जाती है। और अचानक उसका सपना टूट जाता है और वो देखती है उसके आसपास सब ठीक है। उस दिन के बाद से प्रिंसेस कागुया पूरी तरह से बदल गई, जो शांति और अकेलेपन में अपनी राइटिंग करा करती। अब ना उसे किसी गिफ्ट से फर्क पड़ता और ना किसी प्लेफुल बर्ड या कैट से। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, प्रिंसेस कागुया की खूबसूरती की बातें फैल रही थी। उसके मैंसन के बाहर लोगों की भीड़ थी, सिर्फ प्रिंसेस की एक झलक पाने के लिए। और दूसरी तरफ लॉर्ड आकीता को प्रिंस इशित्सुकुरी अपने मैंसन में बुलाते हैं, क्योंकि वो उनसे प्रिंसेस कागुया के बारे में जानना चाहते थे। क्योंकि प्रिंसेस कागुया एक कॉमन आदमी के घर पैदा हुई थी, तो वो प्रिंसेस को अपने लायक नहीं मानते। तब लॉर्ड आकीता प्रिंस को बताता है कि वो लड़की उसकी असली बेटी नहीं है, वो तो बैम्बू स्टॉक के अंदर उन्हें मिली थी और वो तो एक जंगल की स्पिरिट है, जो कि सूरज की तरह चमकती है और बेहद खूबसूरत है। अब ये बात सुनकर उन पांचों प्रिंस के बीच में रेस लग जाती है कि प्रिंसेस कागुया तक पहले कौन पहुंचेगा, क्योंकि सब उसे अपनी वाइफ बनाना चाहते थे। वो पांचों, जो कि इस जगह के हाई रैंक नोबेल थे, उनके प्रपोजल प्रिंसेस कागुया को दिखाया जाता है ताकि वो चूज कर सके कि उन्हें किससे शादी करनी है। लेकिन प्रिंसेस, जिसने ना उन्हें कभी देखा और ना कभी बात की, और सीधा शादी वाले दिन वो अपने दूल्हे से मिलेगी, ये सुनकर प्रिंसेस बोलती है भाड़ में जाए, मुझे नहीं करनी शादी। लेकिन अपने पिता की वजह से वो उन पांचों प्रिंसेस का प्रपोजल सुनने के लिए तैयार हो जाती है। अरेंजमेंट्स होती हैं। पहला कहता है कि वो माउंटेन्स हो रही, जहाँ एक पेड़ जिसकी टहनी पर हीरे जवाहरात उगते हैं, वो टहनी ला कर देगा। दूसरा कहता है कि वो उसे लॉर्ड बुद्धा का स्टोन बाउल ला कर देगा, जिसमें वो भिक्षा मांगा करते थे। तीसरा कहता है कि वो उसे ऐसा कपड़ा ला कर देगा जो फायर रेड की फर से बना हो। चौथा कहता है कि उसे ड्रैगन के गले का स्टोन ला कर देगा। और पांचवा कहता है कि उसे सोलो कोरल सेल नेकलेस देगा, जो चाइल्ड बर्थ को आसान बना देता है। ऐसे मिथिकल आइटम्स जिनका जिक्र बस किताबों में था। अब प्रिंसेस कागुया बोलती है कि तुमने जो भी गिफ्ट मुझे देने का वादा किया है, अगर वो तुम मुझे ला दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। स्मार्ट गर्ल। यह सुनकर सारे नोबल प्रिंस वहां से चले जाते हैं। ये सुनकर लेडी सगामी कहती है कि प्रिंसेस ने अपनी सारी खुशियां रिजेक्ट कर दी है, अब मैं इसे और नहीं समझा सकती और अब मुझे यहाँ से जाना होगा। जिससे प्रिंसेस तो काफी खुश थी और वो अपने मॉम के साथ बाहर घूमने जाती है। रास्ते में उन्हें चेरी ब्लॉसम का पेड़ मिलता है। प्रिंसेस खुशी से उस पेड़ के आसपास झूमती है और घूमते घूमते वो एक छोटे से बच्चे से टकरा जाती है
और उस छोटे से बच्चे की खुशहाल फैमिली को देख प्रिंसेस कागुया काफी सैड हो जाती है और शांति से अपने घर की ओर आने लगती है। रास्ते में एक एक्सीडेंट के चलते उन्हें रुकना पड़ता है और अचानक प्रिंसेस कागुया के कानों में आवाज आती है, तेमारू। और फाइनली वो इतने सालों बाद अपने दोस्त तेमारू को देख पाती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। तेमारू जो कि चोरी करके वहां से भाग रहा था और वो लिटिल बैम्बू को देखकर रुक जाता है। इससे पहले वो उससे बात कर पाता, वहाँ के लोग उसे पकड़ लेते हैं और अच्छे से उसकी पिटाई करते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस कुरोमोची हीरे मोतियों से जड़ी टहनी माउंटेन से खोज कर ला चुके थे। प्रिंसेस के डैड कहते हैं कि तुम जल्दी से प्रिंस का गिफ्ट एक्सेप्ट करके उनसे शादी करने के लिए रेडी हो जाओ। आखिर उन्होंने ये इम्पॉसिबल काम कर दिखाया, लेकिन इस बात पर किसी को यकीन नहीं आता। अब प्रिंस कुरोमोची अपना गिफ्ट हीरे मोतियों से जड़ी टहनी को प्रिंसेस कागुया के आगे पेश करते हैं, लेकिन प्रिंसेस कागुया कहती है कि मैं पूरी कहानी जानना चाहूंगी कि आपको ये मिला कैसे। अब यहाँ प्रिंस कुरोमोची डींगे हाँकता है कि मैंने पहाड़ चढ़े भूखे प्यासे, बड़ी मुश्किल से मुझे वो पेड़ मिला, ब्ला ब्ला, बहुत चालू है और फेंकू है। इससे पहले कि प्रिंसेस कागुया उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करती, बाहर से चिल्लाने का शोर आता है। बाहर आया था वो क्राफ्ट्समैन जिसने ये ज्वेलरी ब्रांच बनाया था, क्योंकि प्रिंस कुरोमोची ने उसको इस ज्वेलरी की कीमत नहीं चुकाई थी और उसको खबर मिली थी कि प्रिंस कुरोमोची की वाइफ यहाँ रहती है, तो हम उनसे ही इसकी कीमत लेने आए हैं। और दूसरी तरफ कुरोमोची चुपके से वहाँ से निकल जाता है। अब नेक्स्ट मेंशन में आते हैं आबे, मिनिस्टर ऑफ द राइट, जो अपने साथ लेकर आए थे नायाब कपड़ा जो कि फायर रेड के फर से बना होना चाहिए। तो प्रिंसेस बोलती है कि इसे आग में डाल दो। अगर ये सच में फायर रेड के फर से बना है तो ये आग में जलने की बजाय और भी चमकेगा, लेकिन आग में डालने के बाद वो कपड़ा तो फूक जाता है और साथ में मिनिस्टर आबे भी। दूसरी तरफ थर्ड प्रिंस ग्रैंड ओटोमो समंदर में उतर चुके थे ड्रैगन नेक स्टोन लेने। अफवाह थी कि उन्होंने अपनी वाइफ को भी दूर भेज दिया है और अपने मैंसन को भी दोबारा बनवा रहे हैं, जहां वो समंदर में लहरों से लड़ते हुए ड्रैगन को ढूंढ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस इसितोस्कुरी मैंसन में आते हैं, जिन्हें लॉर्ड बुद्धा का बॉल लेकर आना था, जिसमें वो भिक्षा मांगा करते थे। लेकिन वो एक स्टोन प्रिंसेस कागुया को देता है जिसके अंदर एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर था, और वो बताता है उन्होंने जगह जगह जाकर वो बॉल ढूंढा, लेकिन उसे ढूंढना तो इम्पॉसिबल है। तभी उसे अपने पैर के नीचे फ्लावर मिला, जो कि प्रकृति का ट्रेजर है, जो प्रिंसेस के प्रति उनका प्यार रिप्रेजेंट करता है। और अपनी स्वीट और मीठी बातों से वो प्रिंसेस को इम्प्रेस तो कर देता है, लेकिन एंड मोमेंट पर उसकी वाइफ वहाँ आकर उसकी बैंड बजा देती है। अब पांचवा मिडिल काउंसलर इसोनो कामी, जो कि ढूंढ रहे थे मिस्टीरियस सोलो कोर सेल, जिसे ढूंढते ढूंढते एक हादसे में उनका काम तमाम हो जाता है। अब वो खबर सुनकर प्रिंसेस काफी सैड हो जाती है। सारे नोबल प्रिंस को रिजेक्ट करने की वजह से प्रिंसेस कागुया की बातें पूरे शहर में घूमने लगती हैं, जिसकी खबर मैजेस्टी को मिलती है और वो खुद प्रिंसेस कागुया में इंटरेस्ट लेने लगते हैं कि कैसे उसने पांचों हाई रैंक मिनिस्टर्स को रिजेक्ट कर दिया, कहीं वो मेरे में तो इंटरेस्टेड नहीं है। इससे मैजेस्टी ने कागुया के पिता को कोर्ट ऑफिशियल की रैंक दे दी और उन्हें अपने कोर्ट में मिलने बुलाया। लेकिन प्रिंसेस मैजेस्टी के कोर्ट में नहीं जाना चाहती थी, और अगर उसके डैड चाहते हैं कि वो वहाँ जाए तो वो जाएगी, लेकिन उसका अंजाम ये होगा कि वो खुद को निपटा लेगी। अब प्रिंसेस की धमकी सुनकर उसके पिता को उनका ऑफर रिजेक्ट करना पड़ता है। मैजेस्टी इस रिजेक्शन के बाद डिसाइड करते हैं कि वो खुद सरप्राइज विजिट करेंगे प्रिंसेस कागुया के मैंशन में, और वो उनसे खुद मिलने जाते हैं। और प्रिंसेस की एक झलक में ही वो उसे पसंद कर बैठते हैं और वो उसे पीछे से आकर पकड़ लेते हैं और फिर जबरदस्ती अपने साथ उन्हें मैंसन ले जाने लगते हैं। सैनिकों, मेरा कैरेज निकालो। लेकिन सडनली प्रिंसेस कागुया एक स्पिरिट की तरह वहां से गायब हो जाती है, जिससे मैजेस्टी हैरान रह जाते हैं। वो माफी मांगते हैं कि उनसे गलती हो गई, डरने की कोई बात नहीं है, अब वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सामने आ जाओ। ये सुनकर प्रिंसेस वापिस आ जाती है और मैजेस्टी वहां से चले जाते हैं। मैजेस्टी के जाने के बाद हर रात प्रिंसेस कागुया चांद को घंटों तक देखा करती। अब एक दिन उसके पेरेंट्स उसके पास आए और उससे पूछा, आखिर तुम इतना सैड क्यों रहती हो, आखिर बात क्या है, तुम हमें बता सकती हो। तब प्रिंसेस काफी रोती है और उन्हें सच बताती है कि उसे मून ने यहाँ भेजा है उस दिन जिस दिन आपने मुझे ढूंढा था, और अब 15 तारीख को मून के लोग आकर उसे वापस ले जाएंगे उनसे दूर। वो जानती है कि उसके पेरेंट्स ने जो भी किया उसकी खुशी के लिए किया, लेकिन जिस दिन मैजेस्टी ने उसे पकड़ा था तब पैनिक होकर उसके दिल से आवाज निकली कि वो अब और यहाँ नहीं रहना चाहती, इसलिए वो उसे लेने आ रहे हैं। ये सुनकर प्रिंसेस कागुया के डैड काफी इमोशनल हो जाते हैं। वो याद करते हैं कि कैसे वो उनके हाथों में पली बड़ी
और वो उसे हर कीमत पर बचाएंगे। अगले दिन जहाँ प्रिंसेस के डैड उसे बचाने की तैयारियों में लगे थे, वहाँ प्रिंसेस कागुया और उसकी मॉम चुपचाप अपने घर लौट आते हैं, अपने गांव वाले घर, जहाँ स्तेमारू अपनी वाइफ और गैंग के साथ सफर कर रहा था। और अचानक उसे लिटिल बैम्बू की आवाज़ सुनाई देती है और वो भागकर आवाज़ का पीछा करता है, जहाँ फाइनली उसे लिटिल बैम्बू मिलती है और वो एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश थे। लिटिल बैम्बू उसे बताती है कि वो हमेशा से इसी जगह से बिलोंग करती थी और अपने मैंशन में भी वो माउंटेन्स को ही याद किया करती थी और वो यहाँ रहकर भी काफ़ी खुश थी और वो पहले की तरह उनके साथ रहना चाहती है। स्तेमारू कहता है, अगर ऐसा है तो हम अभी भाग चलते हैं, मैं तुम्हें हर खतरे से प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर लिटिल बैम्बू काफ़ी खुश होती है और वो दोनों साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एंड देन प्रिंसेस मैंशन वापस चली आती है। अब आखिरकार वो दिन आ ही गया था, 15 अगस्त। मैंशन पर सैनिक हथियार लेकर तैयार थे। अचानक आसमान से तेज रोशनी चमकती है, जहाँ कई लोग बादलों पर सवार होकर उनकी ओर आ रहे थे। सैनिक उन पर तीरों से हमला करते हैं, लेकिन वो तीर हवा में ही फूल में बदल जाते हैं और उन लोगों के बीच में थे बुद्धा। अब जैसे ही वो जमीन की तरफ आते हैं, सारे सैनिक बेहोश हो जाते हैं। पूरे मैंशन में सब सो चुके थे। अंत में बचते हैं प्रिंसेस और उसकी मॉम, और फाइनली उसकी मॉम भी सो जाती है और प्रिंसेस उन बादलों की ओर खींची चली आती है लॉर्ड बुद्धा के सामने। उसके पेरेंट्स उसे बचाने भागते हैं, इससे पहले वो उसे रोप पहनाए जिससे वो अर्थ के बारे में सब भूल जाए। वो अपने पेरेंट्स से आखिरी बार मिलती है और काफ़ी रोती है और अंत में सब कुछ भूलकर इस धरती से मून की ओर उड़ जाती है। लेकिन जाते जाते भी वो अर्थ को नहीं भूल पाती और उसकी आंखों में आए आंसू इसका सबूत थे। इसी के साथ हमारी स्टोरी का अंत होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट।